शॉर्ट साइड में कंफर्मेशन का है, ये था ना, कंफर्मेशन तो आई नहीं थी, ऐसा कुछ बना हुआ था ना ये। पहले ये जैसे एम पैटर्न बन रहा था ना मनु ब्रो। तो ये वाला एम का टारगेट ये आ गया इधर का। हाँ। अच्छा। हाँ, फिर इधर ये सिर्फ रेंज में था ना, अपसाइड का ट्रेड था मैंने ना। इसके लिया था, ये रेड कैंडल आप देख रहे हो? ये नहीं, इसके आगे आगे। ये वाली नहीं नहीं, आगे आगे मनु ब्रो, शायद मैंने यहाँ लिया। नहीं नहीं, आप पीछे जा रहे हो। इधर। नहीं, ये ब्रेक करने के बाद ही लिया था, ये 292 के आसपास, हाँ यहाँ पे 291 के आसपास लिया था शायद। यहाँ लिया था। हाँ। अच्छा। फिर ये एकदम पहले प्रॉफिट में ही आ रहा था, फिर उसके बाद ये ऊपर भाग गया। तो यही समझना था कि यहाँ क्या गलत हुआ है मुझसे। इधर से इसने ब्रेक, ये रिटेस्ट नहीं किया ना इसने, ब्रेक करने के बाद वो रिटेस्ट का तुमने वेट नहीं किया, जैसे इसने ब्रेक किया वो ऊपर चला गया। तो मतलब मनु ब्रो, अब वही, जैसे अब इसमें भी हमने कोई वेट नहीं किया था, मतलब अब ये रिटेस्ट हो गया था, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो? ये वाला तो रिटेस्ट हो गया, ये वाला रिटेस्ट नहीं हुआ था। अ, अभी जो स्टार्टिंग में है ना, तो कोशिश ये करने की रिटेस्ट वाले जैसे ट्रेड होते हैं ना वो, यहाँ हम्म। पे रिटेस्ट हुआ है ना, और ये रिजेक्शन भी तो हुआ है इस केस में। यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है ना, तो वहां पे ट्रेड सही रहता है। वो एम वाला अ, मिस हो गया था, फिर वो उसके बाद मैंने कहा कि ये नीचे ब्रेक करेगा तो कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ लिया है तो फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मतलब यहाँ लगाया होगा इस जगह पे स्टॉप लॉस, हाँ। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो यहीं पे स्टॉप लॉस बन रहा है। हाँ, स्विंग स्विंग हाई पे, हाँ। तो फिर यही है कि स्टॉप लॉस तक रुकना चाहिए, तो फिर कि ये कहीं एक साइड तो ब्रेक होता ही, तो वो यही था फिर। वैसे तो कंफर्मेशन पे ये सही रहता है। एक्चुअली मनु ब्रो, मैंने ट्रेड का रीजन ये था कि जो अपना मूविंग एवरेजेस का स्लोप भी था वो भी डाउन था, और मूविंग एवरेजेस के नीचे ही था ये उस वक्त, 1020 के नीचे था, तो मैंने लिया था। हम्म, ठीक है। लेकिन ये क्या, जब ये ब्रेक करता है ना, तो बहुत बार होता है डायरेक्ट नहीं जाता है, हम्म, रिटेस्ट करेगा फिर जाएगा, या यहाँ ब्रेक करने के बाद रेंज बनाएगा फिर जाएगा। अभी आगे से रीटेस्ट भी लूंगा फिर दोबारा। हम्म। एम पैटर्न में भी रिटेस्ट करता है क्या मनु ब्रो? एम पैटर्न में तो नेकलाइन ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट करता है, वो नेकलाइन ब्रेक करने के बाद करता है काफी बार। वैसे तो इसमें भी आज किया था इसने, जब ये बना मैं बाद में देख रहा था। अभी आपने एग्जिट कर दिया क्या? मेरे पास तो मैंने मतलब 50% मैंने एग्जिट कर दिया है, बाकी का स्टॉप लॉस लगा रखा है। नीचे तक के टारगेट के लिए 283। हाँ जाएगा ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस होते जाएगा। तो ठीक है, वो मतलब प्रॉफिट में ही रहेगा ट्रेड तो। कि आज इसमें बहुत अच्छा सेटअप था स्कॉट्स में, स्कॉट्स और बाटा में। स्विंग, एफ एन ओ, और अपना इंट्राडे, इसमें ना लास्ट क्लास में तो मैंने काफी सारे वो कंफर्मेशन के वो बताए थे कि ये अगर कंडीशंस रहेंगी तो वो वहां पे हमारा
कंफर्मेशन हाई होगा। अब एक्चुअल इसमें क्या होता है कि अगर आपको और ज्यादा इसमें कंफर्मेशन चाहिए ना, तो अगर आपको इसके साथ निफ्टी को थोड़ा सा वॉच करना आता है, तो वहां पे और ज्यादा वो हाई एक कंफर्मेशन रहेगा आपके लिए। तो जैसे आज के केस में क्या था कि आज के केस में निफ्टी जो था, तो ये वाला कुछ पैटर्न था निफ्टी में, आज गैप अप हुआ था और स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, और इससे पहले यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन हो रही थी। तो अगर डेली चार्ट में देखोगे, तो डेली चार्ट में क्या बना हुआ था, डेली चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट, फिर रिवर्सल, फिर ये यहाँ से फॉल हुआ था ये इस एम के बाद। ठीक है। तो अभी क्या था कि स्टॉक्स यहाँ से तो स्टॉक में कुछ फॉल आया था, बट अभी जो स्टॉक्स थे वो मतलब दोनों साइड ही मूव कर रहे थे। तो क्योंकि अभी डायरेक्शन कुछ क्लियर नहीं थी, लेकिन आज क्या था कि गैप अप हुआ, तो एक काफी स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा आइडिया है ना कि निफ्टी कहाँ पे है और वो क्या फॉर्मेशन कर रहा है अभी, तो उस केस में आप आपका कंफर्मेशन काफी हाई रहता है। ठीक है। क्योंकि ये तो सबको पता ही है कि अगर वो निफ्टी अगर अपसाइड में जा रहा है, तो तब तो हम स्टॉक्स को बाय करते ही है। और वहां पे हमारा जो मूवमेंट्स है वो भी अच्छे आते हैं। जैसे ही, ये पुल बैक दिया और फिर ये 4-5 डेज यहाँ पे निफ्टी अपसाइड रहा, और जब कभी मूविंग एवरेज से अप है और रेंज में है, तब भी स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छे ही आते हैं। बट अभी क्या था कि डेली में ये मूविंग एवरेज से डाउन था, और तो स्टॉक्स में मूवमेंट्स थे, लेकिन दोनों ही साइड थे। जैसे कल कुछ खास मूवमेंट नहीं था, बट आज अच्छे मूवमेंट था। तो आज का रीजन यही है कि काफी टाइम से इनसाइड बार यहाँ फॉर्मेशन बना हुआ है, और इसी जोन पे यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी पहले भी, और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है। ठीक है। तो ये एक रेंज थी, और इसे अ, जिस साइड भी ये निकलता, तो वहां पे एक हमें एक इनिशियल मोमेंट देखने को मिल सकता था, तो जो आज मिला भी। ठीक है। तो इस इस केस जैसे यहाँ फिर हमें निफ्टी आज ये गैप अप हुआ था, ये आपका जो दोजी देख रहे थे ना हम डेली में, तो ये रेंज में ही चल रहा था ये। ठीक है, आज अपसाइड का ब्रेक हुआ, तो इस वजह से क्या था कि मॉर्निंग में स्टॉक्स लेना, जो स्टॉक्स में मोमेंटम था आज काफी स्ट्रॉन्ग था, बहुत सारे स्टॉक्स आज अपसाइड की रैली उन्होंने की। और फिर जब ये निफ्टी यहाँ से यहाँ पे करेक्शन हुआ, तो काफी स्टॉक्स में भी करेक्शन आया इस जोन से। तो अगर आपको पता है ना कि निफ्टी क्या कैसा कर रहा है, और कोई सेक्टर अगर बुलिश है, तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आप रखोगे ना, तो वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है। जैसे इस केस में जब ये निफ्टी फॉल हो रहा है, और अगर उस केस में या तो आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो या निफ्टी ट्रेड नहीं कर रहे, तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर आपको आइडिया है कहीं जहाँ पे भी शॉर्ट के सेटअप्स बने हैं, तो वो प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है। ये साइडवेज जोन है, तो यहाँ आपको, क्योंकि अभी डेली में बुलिशनेस नहीं है, लेकिन दोनों साइड्स के मूवमेंट्स आ रहे हैं, डाउन साइड भी और अप साइड भी। तो ये जब साइडवेज था, तो दोनों साइड के मूवमेंट्स थे। आज क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड था, मॉर्निंग में गैप अप हुआ, तो इस वजह से जो स्टॉक्स में मूवमेंट थे वो स्ट्रॉन्ग अपसाइड थे। तो अगर ये थोड़ा, अगर आपको आइडिया है ना, और आप
निफ्टी को एनालाइज करना जानते हो, तो ये आपको ना एक आइडिया दे देगा। तो होगा क्या कि अगर आप डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के और सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए निफ्टी को आप एनालाइज करोगे कि अभी निफ्टी कहाँ पे है, जैसे डेली टाइम फ्रेम में अपनी मूविंग एवरेज से आता है, बट अगर साइडवेज एक्शन है तो दोनों साइड के मूव्स आ सकते हैं, क्योंकि एक तरह से देखो तो ये एक जब ये इनसाइड बार बना तो ये बुलिश करामी पैटर्न भी था, और उसी तब तब से ये इसी रेंज में घूम रहा है। तो ये 3 डेज, बाकी के 2 डेज तो इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट नहीं था, लेकिन आज जब जैसे ये ब्रेक हुआ तो आज अर्ली मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग थोड़ा बुलिश मोमेंटम था। ठीक है, तो निफ्टी को अगर आप एनालाइज करके इसमें काम करते हो तो वहां पे आपका जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो काफी हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, मतलब निफ्टी जैसे चल रहे वहां से आप जैसे ट्रेड करोगे तो वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जैसे ये यहाँ पे निफ्टी ने ये अपसाइड किया, फिर ये रेंज यहाँ से ब्रेक कर दी, तो इस टाइम पे जो हमें ट्रेड लेना चाहिए था वो ट्रेड, डाउन साइड के शॉर्ट साइड के ट्रेड्स अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का अगर आइडिया अगर आप लगा सकते हो, थोड़ा एनालाइज उसको कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब अर्ली मॉर्निंग में क्या हुआ था कि जैसे ये निफ्टी अपसाइड गया तो तभी हमने काफी स्टॉक्स में देखा कि यहाँ पे अर्ली अपसाइड में मोमेंटम है। ठीक, अब कुछ जगह ना कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनका जो लास्ट टाइम भी मैंने कुछ पैटर्न डिस्कस किए थे कि उनका जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई होता है। तो अगर निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है और वहां पे हमें कोई पैटर्न इस टाइप का दिख जाता है, एस्कोर्ट्स को मैं नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये काफी पहले 5 मिनट्स में अब चला गया था, यहाँ पे एंट्री तो बनती ही नहीं। और उसके बाद अगर यहाँ पे एंट्री बन भी रही है और आपने ओपनिंग रेंज ब्रेक पे भी लिया तो इनिशियली तो ये फिर डाउन ही आया था, और उसके बाद सिर्फ 1.77% का मूव है। ठीक है, ऑलरेडी ये मॉर्निंग में ही अब चला गया था, तो ये वाला नहीं कोई सेटअप में से अच्छा नहीं कहूंगा क्योंकि ये निकल गया। ठीक है, कैन फिन होम्स वाला सेटअप, ये सेटअप भी मैंने तो कैच किया था, बट ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको सेटअप है कैच करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ आप कौन से सेटअप्स में ट्रेड कर सकते कैंपिल हो। मैंने भी लिया था मैंने वो। अच्छा अच्छा, इसमें तो प्रॉफिट हुआ होगा फिर। हाँ बना ना इसमें। आज मैं हम्म, आपको भेजना भूल गया। ओके, 20 के बाद भेजता हूँ। ठीक है। ये ये सेटअप था आज ओरेकल का, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये सेटअप्स जनरली इस टाइप के सेटअप्स अच्छे रहते हैं कि जहां हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और जैसे ये यहाँ पे एक बेस बन रहा था, अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, यहाँ पे एक बेस बन रहा था, और हम क्या करते कि हम जनरली बेस ब्रेकआउट के बाद और रिटेस्ट या रेंज बनाता है तब हम उसको कंफर्मेशन पे लेते हैं ताकि गलतियों के चांसेस काफी कम रहे। तो आज हुआ क्या था, ये बेस तो बना ही रहे, यहाँ पे ये आज जैसे ये ओपनिंग थी और ये लास्ट टाइम ये इसका हाई था, फिर जैसे इसने ये इसको ब्रेक किया यहाँ पे
और ब्रेक के बाद रिटेस्ट करके गया था, यहाँ पे इसकी अच्छी बाइंग थी। यहाँ पे क्या था कि ये सेटअप इसलिए अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी ना इसने एक तो बेस ब्रेक कर दिया और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये ब्रेक किया है, रेंज वगैरह अच्छी है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया है। उसके बाद यहाँ रिटेस्ट किया है इसने, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद फिर जब ये रेंज बनी और इस रेंज का ब्रेक हुआ, तो ये सेटअप्स जनरली अच्छे होते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो सेलर्स थे जो प्राइस को डाउन पुश कर सकते थे वो ऑलरेडी यहाँ पे ये जो पुल बैक हुआ ये वहां पे वीक हैंड्स एग्जिट हो गए और फिर ये रेंज बना के अपसाइड मोमेंटम करता हुआ स्टॉक अपसाइड निकल गया। तो ये सेटअप्स जनरली कम रिस्की होते हैं और आप इसमें आपको जो टारगेट्स हैं वो भी बड़े मिल जाते हैं, जैसे यहाँ 2.34% के अराउंड ये अपसाइड किया था, ठीक है। और यहाँ पे ना कंफर्मेशन भी आपको हाई रहता है कि ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया, पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग था, तो काफी कंफर्मेशन थे, ठीक है। तो बेस का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट, यहाँ रेंज फॉर्मेशन और ये अपसाइड का मूवमेंट, ठीक है। यहाँ ये जब ये क्रॉस किया तो यहाँ कहीं एग्जिट कर सकते थे आप, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, राइट। तो या तो ब्रेकआउट करके फिर वो रिटेस्ट या रेंज बना रहे तो वहां पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे रेंज बनी थी। अब इसमें क्या होता है ना कि इन सेटअप्स में हमें टाइम मिल जाता है, अच्छे सेटअप्स होते हैं, स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जैसे स्कॉट्स जैसे सेटअप्स होते हैं, यहाँ फिर आपको ना इसमें अपसाइड का ही फिर ज्यादा आपको रेंज नहीं मिलती, और अगर आपने यहाँ लिया भी तो ये वापस ये पुल बैक करने आ गया, फिर इसने भी एक रेंज बनाई, यहाँ से कुछ बनाएंगे डबल बॉटम बना के, ठीक है, यहाँ से ये बनाए, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि बेस ब्रेकआउट के बाद अगर हमें चांस मिले तो फिर हम उसमें एंट्री लेंगे, ठीक है। और रेंज एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे काफी ज्यादा था, राइट। अगर आप इसमें लिया प्रॉफिट किया, इसमें चांस थे, यहाँ पे चांस थे, या फिर आपने यहाँ एंट्री ली, लेकिन अगर ऑप्शन लिया है तो यहाँ आपको वो ऑप्शन लॉस देगा इस जगह पे। तो सेटअप का भी आपको ना थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे सेटअप्स में ट्रेड किया जा सकता है। अब अ, हमारी कंडीशन क्या थी कि या तो रेंज बने या रिटेस्ट हो, तो ये कैंपेन में भी ये ब्रेक हुआ था, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हुआ और उसके बाद ये कुछ रेंज बनी थी यहाँ छोटी सी, ठीक है, ये रेंज के ब्रेक और यहाँ पे एंट्री थी, ठीक है, ये और ये स्टॉप लॉस था, यहाँ पे जो ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल इसका लो स्टॉप लॉस, उसके बाद ये अप मूव। लेने को तो इसको पहले भी ले सकते थे बट वही है फिर काफी बार यही होता है कि अगर आज ये मूव कर रहा है बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये वापस आ जाएगा अगर ये रिटेस्ट नहीं करेगा या रेंज नहीं बनाएगा। रेंज के बाद क्या है कि आपको एक तरह स्टॉप लॉस मिल जाता है कि कहाँ ये छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है। इस कैंडल में आप अगर ये पुल बैक करेगा तो कहाँ स्टॉप लॉस लोगे, ये तो पूरा या तो हाफ तक लोगे रिटेस्ट तक, या फिर ये पूरा लो तक तो फिर बहुत दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका बनेगा, ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसके बाद इसका रन आ गया, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस को माइंड में रख के भी आप ट्रेड
ले सकते हो। पैटर्न्स वही रहेंगे। और जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई सेक्टर बुलिश है तो वहां कोई स्टॉक हमें मिल जाता है, लाइक जैसे आज ये लैंडमार्क था, तो वो वहां पे प्रेफरेंस हमारी हाई रहेगी। तो इस केस में भी ये बेस का ब्रेकआउट था और अच्छा सेटअप बना हुआ था ये बेस का ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट के बाद रेंज बनी है। ठीक है, रेंज यहाँ पे रेंज बनी है और ये फिर काफी टाइट होगी। ठीक है, ये रेंज का ब्रेकआउट, यहाँ पे एंट्री, और इसने एक अच्छा टारगेट दिया। ठीक है, 1.65%, यहाँ एंट्री होगी इसकी। तो ये कंफर्म सेटअप होते हैं कि अब इसने एक बेस का ब्रेकआउट दे दिया है, रेंज भी बनाती है। चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि ये वापस यहाँ स्टॉप लॉस हिट कर देगा आपका, क्योंकि यहाँ इस कैंडल पे एंट्री लोगे तो इधर कहीं स्टॉप लॉस बनेगा या इससे थोड़ा सा नीचे इस रेंज से, तो रेयर चांसेस होते हैं कि ये वापस स्टॉप लॉस हिट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेलर्स को ये एग्जिट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। अ, होता क्या है ना कि कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं तो कुछ लोग ब्रेकआउट के बाद या इसके हाई के आसपास कहीं सेलिंग वगैरह करते हैं, या कुछ न्यू बायर्स भी ऐड हो जाते हैं, तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनको एग्जिट करा के ही वो एक अच्छा मूव देते हैं। ठीक है? तो ये एक ऐसा यहाँ पैटर्न बना हुआ था, और अगर आप देखो तो ये कंट्रीब्यूशन पैटर्न भी है यहाँ से, ये अपसाइड, और ये फिर एक ये पैटर्न बना उसका ब्रेक, फिर अपसाइड। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हो कि जो रेंज से पहले उसमें कैसा मोमेंटम था। तो यहाँ पे एक मोमेंटम आया, इसका ब्रेक हुआ और ये अपसाइड चला गया। ठीक है, फार्मा तो हम सबको पता ही है, लास्ट टाइम फार्मा में अच्छे मूव थे, तो फार्मा अच्छा चल रहा है। और फार्मा में जहाँ जहाँ हमें जो भी कंफर्मेशंस मिल रही हैं, तो और अगर उसमें निफ्टी भी जब स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो वहां पे मूव्स हमारे अच्छे आ रहे हैं, हमें अच्छे मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा ऑलमोस्ट कंफर्म टाइप के सेटअप्स हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आप अगर एंट्री लोगे तो प्रॉफिट तो हो गई। ऐसे केसेस में प्रॉफिट के चांसेस 95% से अबव ही रहते हैं, तो यहाँ प्रॉफिट आपको होगा ही। ठीक है, सेम डॉक्टर रेड्डी हम सबको पता है कि अच्छा खासा बुलिश चल रहा है, और सेम एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद दोबारा ये डाउन आया, तो उसके बाद फिर ये अपसाइड का मूव। पैटर्न क्या है ये? पैटर्न है अ, ये वाला पैटर्न है, ये एक तरह से राउंडिंग बॉटम बना है, उसके बाद ये अपसाइड का मूव। हाँ, ये इस केस में एक इशू है कि अ, यहाँ तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा ऑप्शन में, थोड़ा जो ये रेंज बनी है ना, यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं बना। तो कुछ सेटअप्स होते हैं वो फ्यूचर्स के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ सेटअप होते हैं वो ऑप्शंस के लिए अच्छे होते हैं। तो ये फ्यूचर्स वाला सेटअप था, या फिर आप कैश में भी हैवी पोजीशन लो तब अच्छा है। और कुछ कंफर्म सेटअप्स में आपको शो करता हूँ जहाँ पे जो सेटअप्स काफी अच्छे होते हैं अ, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो।
ये वाले सेटअप अच्छे होते हैं, जैसे लॉरस लैब्स में आज बना था ये। यहाँ ये ब्रेकआउट जोन के पास है, ये एक बेस बना रहे हैं, ब्रेकआउट जोन के पास है फर्स्ट कैंडल। जहां ये फर्स्ट कैंडल अगर नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव कैंडल बने और उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, उस कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया, ये वाले सेटअप अच्छे होते हैं काफी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ना ये पहले से ही शेक आउट करके जाता है। इसमें हुआ क्या है, ये स्टॉक गैप अप खुला और गैप अप के बाद यहाँ शेक आउट आया और शेक आउट के बाद रिवर्सल आया, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग सेटअप्स होते हैं कि शेक आउट हुआ और फिर रिवर्सल हो गया, ठीक है। यहाँ जब रिवर्सल हो जाएगा ना, तब तब हमें कंफर्मेशन होगा रिवर्सल होगा। यहाँ से एंट्री, फिर इसका एक अपसाइड मूव। ठीक है। अब दो दो केसेस है कि अगर आप ऑप्शन लेते हो तो ऑप्शन में यहाँ से तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट ये ये आपको थोड़ा लॉस देगा यहाँ जब ये डाउन आए ना, और उसके बाद फिर स्लोली स्लोली अपसाइड गया है। बट फीचर्स या अगर आप कुछ इंटरडे कैश या एनटीएफ वगैरह वाला ट्रेड लेते हो तो वहाँ उस केस में तो प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन के प्राइसिंग है वो इस टाइप के कैंडल्स में बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडल्स आते हैं ना, मोमेंटम वाले, तो वहाँ पे वो ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी एक अच्छा पैटर्न था, क्योंकि यहाँ पे एक जो हमने पहले भी ये देखा है, तो कल इसने ब्रेक किया था, बेस का ब्रेकआउट था, फिर ये बेस ऑन बेस टाइप का पैटर्न था शॉर्टर टाइम फ्रेम में। इसमें आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं वैसे ये ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये बेस ऑन बेस है। पहले ये बेस करना एक मेजर, उसका ये ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे एंट्री, यहाँ तो डायरेक्ट एंट्री आपकी बन जाती है और टाइट रेंज के साथ ब्रेकआउट हुआ। तो अगर ये पैटर्न्स को ट्रेड करना है तो आपको एक थोड़ा हैबिट बनानी पड़ेगी। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली थोड़ा सा जैसे चार्ट्स देखे एफएनओ में कि आज कौन से आपके और उसमें क्या क्या पैटर्न बना था, तो और निफ्टी कहाँ था आज। तो अगर इस टाइप की प्रैक्टिस आप डेली करते हो ना, तो होगा क्या उससे, उससे ना आपके जो मसल मेमोरी बिल्ड होने लग जाएगी ये पैटर्न्स को देख के, तो रियल टाइम में आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि रियल टाइम में हमें काफी फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी है तो फिर उसी टाइप के आपको सेटअप्स की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई 100 मीटर की रेस अगर उसमें पार्टिसिपेट करता है, या जैसे यूसेन बोल्ट था और वो शॉर्ट टर्म वो 100 मीटर के स्प्रिंट में पार्टिसिपेट करता था वो, तो वो उस टाइप की ही रेस की प्रैक्टिस करता था, ठीक है। तो आपको ना जो भी आपको ट्रेड करना है ना, तो उस टाइप के आपको सेटअप्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे बन रहा है वो, कब सक्सेसफुल रहते हैं, कब उसमें हमारे चांसेस इंक्रीज होते हैं, कब हमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कब हमें वो अवॉइड करना है, ठीक है। तो निफ्टी जब सही होगा ना, तब उसके साथ ये पैटर्न्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं। यहाँ पे जिस दिन निफ्टी सही है तो वहाँ ये बहुत आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, ठीक है। निफ्टी होता ही है सही, मतलब अगर अभी लास्ट 2 मंथ्स हम हटा दें तो ऑलमोस्ट वैसे निफ्टी तो बुलिश ही रहता है। जब तक वो बुलिश है तो काफी लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक बुलिश रहता है। जब वो
बुलिश चल रहा है या बीच में कोई रिकवरी कर रहा है तो उस टाइम पे हमें काफी अच्छा चांस मिल जाता है अपसाइड का। या डाउन भी जा रहा है तो फिर शॉर्ट साइड के सेटअप्स मिलते हैं। लेकिन बट आप जो भी उसमें ट्रेड करना चाह रहे हो, अगर आप कोई ओआरवी कर रहे हैं तो उसको ओआरवी के ही सेटअप्स की काफी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ओआरवी क्यों वर्क करता है, कैसे इसका रिजेक्शन होता है, कहाँ पे इसके फेलियर पॉइंट्स होते हैं, किस वजह से ऐसे तो वो सब आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए। तब ना आप इसमें एक अच्छा ग्रोथ ले पाओगे। अदरवाइज होगा क्या कि कभी प्रॉफिट बना लिया कभी लॉस कर लिया तो उससे ना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है तो आप जो भी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि यहाँ ये फॉर्मेशन बन रहा है, ये और आपने देखा और फिर उसके बाद एक्शन। जब आप जब आप उसका कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे और आप देखोगे कि ये वर्क करता है तो फिर आप ट्रेड लेने में भी हेजिटेशन नहीं लोगे। अब जैसे कंटिन्यूशन पैटर्न है, कंटिन्यूशन पैटर्न के भी बहुत टाइप के फॉर्म्स बनते हैं। ये अपसाइड गया मूविंग एवरेज अपसाइड, ये एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, बेस बना है इंडसइंड बैंक में, ये आज का ट्रेड था, यहाँ से ट्रेड था ये इसका। किसी ने मॉर्निंग में ये मॉर्निंग में सिर्फ ओआर भी लिया तो वो छोटे प्रॉफिट में निकल गया, बट यहाँ से इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। वो इसलिए निकला है ये वो इसलिए नहीं ट्रेड ले पाया क्योंकि पता ही नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर जैसे आपको पता होगा तो आप ट्रेड ले पाओगे ना, और अगर नहीं पता होगा तो बहुत लंबा नहीं चल पाओगे। मतलब उससे छोटे मोटे प्रॉफिट बन सकते हैं बट बड़े प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे जब तक आपको वो चीजें पता नहीं होंगी तो। कि कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन रहेगा, स्टॉप लॉस नहीं पता होगा कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है और कैसे उसको प्ले करना है, कहाँ मेरी एग्जिट कंडीशन आ रही है और कहाँ मेरा ट्रेड इनवैलिडेट हो जाएगा, मुझे कहाँ निकल जाना है। तो ये सब चीजें तभी आपको पता रहेगी जब आप इन ये सेटअप की अगर आप देखो और आप थोड़ा थोड़ा डेली इसको प्रैक्टिस करते हो। जितने भी ये चार्ट्स आते हैं टॉप पे कि उसमें क्या चीज बनी थी, क्या पैटर्न थे, कौन से सेक्टर से था, ठीक है, वहां आप देखो निफ्टी क्या कर रहा था आज। ठीक है, वो सब आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए तभी आप उसमें मूवमेंट्स को पकड़ सकते हो। अदरवाइज आप पजल्ड रहोगे, मतलब कभी पकड़ लिया कभी नहीं पकड़ा फिर पजल हो गए, तो वो वाला फिर इश्यू रहेगा। ठीक है, तो जितने भी बड़े ट्रेडर्स हुए ना तो उनका चार्ट पे प्रैक्टिस बहुत अ, अच्छा रहा है हमेशा। क्योंकि मोस्टली तो आप चार्ट पे ही काम करते हो, जब तक आप चार्ट नहीं समझोगे तो बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। हाँ, जब मार्केट बुलिश है तब इजी मिल जाता है। अगर मार्केट बुलिश चल रहा है, निफ्टी जैसे 2023 में था तो तब बन जाता है काफी जगह स्विंग में बन जाता है इजी। बट अदरवाइज अगर जब मार्केट नहीं है, बुलिश नहीं है, थोड़ा चॉपीनेस है या फिर इतना स्मूथली अप नहीं जा रहा या जो भी है क्लियर ट्रेंड नहीं है तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अ, 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 जैसे जाइडस लाइफ साइंस, जाइडस लाइफ साइंस को अगर देखें तो कैप्टन हैंडल उसका रिटर्स यहाँ से एंट्री। ठीक है, और एंट्री के बाद ये आपका प्रॉफिट, यहाँ टारगेट इसका आ गया था। तो यहाँ ये कुछ सेटअप्स थे जो सेटअप्स आज अच्छा वर्क किए।
आज भी फार्मा वाले स्टॉक्स मोस्टली अप थे। बाटा स्टार्टिंग में आ जाए आप गया था काफी, और फिर उसके बाटा बाद काफी अच्छा गया था। हाँ फिर वो फॉल हो गया। शॉर्ट का ट्रेड भी बना था यहाँ, यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते थे, यहीं से शॉर्ट कर लेते। लेकिन बाटा में सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री का चांस नहीं था, ये बिल्कुल रनिंग उसमें गया ये। 5 मिनट्स में देखता हूँ। 5 मिनट्स में एक बार रेंज बनी थी मैंने तो ब्रेकआउट के बाद। हाँ ये बनी हुई है। ये स्मॉल, ये यहाँ से ना, ये आप, हाँ यहाँ से ये, यहाँ एंट्री की इसके ब्रेक, ये गैप अप करके ब्रेक किया था इसको। तो ये कितना मूव था इसमें, 3% का मूव था। 3% बहुत होता है इंट्राडे में। और शुरू में भी जहाँ ओपन हुआ था वहां पे भी रेंज बनी थी मैंने तो, मतलब मेरे को लेट मिला था बट मैंने एनालिसिस किया था इसका फिर। ये वाला, ये जो रेंज नहीं, ब्रेक है। आगे हाँ यहाँ पे ये रेंज बनी हुई है। लेकिन ये है ना कि ये तो चल गया, कहीं और ना इसमें ट्रैप होने के चांसेस हो जाते हैं। आज निफ्टी अच्छा था ना इस वजह से। हाँ निफ्टी अच्छा था, साथ में फिर ये इसके साथ तो फिर एफएमसीजी भी अच्छा थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस केस में क्या है कि यहाँ पे ये पूरे में सप्लाई है। तो कंफर्मेशन ट्रेड्स में होता क्या है कि देखो ट्रेडिंग में ना ये होता है कि जैसे जो अच्छा ट्रेडर होता है ना, अ, वो हमेशा अपने रूल्स फॉलो करता है। उसका रीजन ये होता है कि जो ट्रेडिंग है ना वो हैबिट वाला प्रोफेशन है। तो लॉन्ग टर्म में अगर किसी को चलना है ना तो उसकी हैबिट सही होनी चाहिए। रीजन, आप कभी एक दो बार गलत ट्रेड पकड़ के सही हो सकते हो सकता है दो चार बार हो जाओ, बट वो कभी आपको ऐसा ट्रैप करेगा और वो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा। बट आप सही ट्रेड लेके सही रूल्स के साथ जाओगे ना, तो अगर वहां पे आप गलत भी हो रहे हो तो वो आपको पता रहेगा कि मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वहां आप वो रेक्टिफाई भी कर लोगे। ठीक है, फिर आप वही सेम और सेम रूल्स के साथ जहाँ सही ट्रेड बन रहा है वो लोगे। उससे क्या होगा कि वही हैबिट आपका फॉर्मेशन होगा, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, वही आपके हैबिट बिल्डिंग और मसल मेमोरी बिल्ड करेगा। वो फिर आपको ना लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देता है। तो इस वजह से ना रैंडम सेटअप से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए ट्रेडिंग में, अदरवाइज वो भी फिर हमारी हैबिट फॉर्मिंग में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम दोनों ही ट्रेड्स लेते रहते हैं, कि वो भी रैंडम भी अगर ले लिया, और जो रूल्स के हिसाब से बन रहा है वो तो लेंगे ही, बट रैंडम ही ट्रेड्स फिर हम लेते रहते हैं। तो कभी उसमें सक्सेस मिल जाती है, कभी लॉस होता है, कभी सक्सेस, वो फिर पजल हो जाते हैं कि अभी इसमें सक्सेस मिल गई थी, अब इसमें लॉस हो गया। तो वो हमें थोड़ा सा देखना है। इसमें एक सेटअप बना है बाटा इंडिया में, जो मैंने अभी बताया था कि कौन सा सेटअप है, वो यही सेटअप है कि अगर शेकआउट करके फिर ब्रेक हो रहा है तो ये सेटअप काफी अच्छा रहता है। तो इसमें भी ये बना था। वो ये पहला कैंडल शेकआउट, रेंज, फिर उसका ब्रेक। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपसाइड चला गया। और यहाँ जो सप्लाई थी उसको तो हम ट्रेल कर सकते थे कि यहाँ ये जो सप्लाई है वो ट्रेल किया जा सकता है। तो देखो दो काम हो सकते हैं। अगर किसी कोई ओआरवी कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो ओआरवी को वॉच करने लग जाएगा। वो ओआरवी करेगा और वो फिर उसको उसने वॉच किया और ओआरवी में बिजी हो गया वो, इस टाइप के ट्रेड्स नहीं, हो सकता है वो स्किप ही कर जाए, क्योंकि उधर उसका ध्यान होगा तो ये मिलेंगे नहीं। और इन ट्रेड्स का फायदा क्या होता है, कंफर्मेशन वाले ये थोड़ा लंबा जाते हैं, जैसे ये बांटा गया था ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा वर्क करते हैं। लाइक इंडसइंड भी वो अपसाइड गया।
तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे ना मूव्स आपको मिल जाते हैं कि ये आप फिर यहाँ रेंज इसका ब्रेकआउट फिर अपसाइड मूव और यहाँ से ये ब्रेक ब्रेक भी था। ठीक है। और एक तरह से ये कंटिन्यूशन पैटर्न का ही मूव था, जब यहाँ पे इतना रन आया तो वही आपने उतना ही रन वहां पे लिए है। ठीक है, ये एक तरह से अ, यहाँ एक राउंडिंग बॉटम टाइप ये ब्रेक हुआ है, कंटिन्यूशन पैटर्न ही था। आप जब जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं और मैं ये क्लास में कराता हूँ, तो ये क्या होता है कि आप ना पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हो कि अच्छा ये बना था और ये कंटिन्यूशन पैटर्न था, इसके ब्रेक के बाद हमारी एंट्री बनी। ठीक है। क्योंकि अगर आपको फास्ट डिसीजन लेना है तो ये सब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और चार्ट पे ही हम काम करते हैं। चार्ट पे क्या फॉर्मेशन बन रहा है, चार्ट कैसे हमें एंट्री सिग्नल दे रहा है, सबसे पहले तो कैंडल्स ही बताता है क्या प्राइस एक्शन बन रही है। तो वहां से हमें सबसे पहले कंफर्मेशन मिलती है, और वो जो कंफर्मेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है। बाटा ल्यूपिन भी सही था, लेकिन बाद में गया आइशर, शायद आइशर मोटर्स। है दूसरा कनेक्ट करता हूँ। कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ओके। ल्यूपिन में भी एक सेटअप था ये। ल्यूपिन में ये बेस का ब्रेकआउट था, और वही वाला सेटअप था, ये पहले शेकआउट होके फिर यहाँ ब्रेक हुआ, तो यही डायरेक्ट एंट्री इसमें बन गई थी। उसके बाद ये अपसाइड चला गया। ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग इसमें एंट्री थी। अ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ने थोड़ा परेशान किया होगा ये रेंज, बट फ्यूचर्स अगर जो लेता है फ्यूचर्स वालों के लिए ये बहुत सही अच्छा ट्रेड था। प्रॉफिट दोनों का ही हुआ होगा, और फ्यूचर्स वालों को थोड़ा सा यहाँ ज्यादा हो गया होगा, बट अच्छा ट्रेड था ये। ठीक है। एक अच्छा रेंज बना के लेके आया, लेकिन पहले भी मैंने आपको दिया था। ठीक है, लिपिन में भी अच्छा ट्रेड था। बायो ओके, क्या VPN खोल रखा था, तभी सोच रहा हूँ। बायोकॉन, बायोकॉन में मैंने जो स्विंग लिया था ना, बुलिश हरामी पैटर्न चल गया था। आ, यहाँ पे स्विंग था इसका, पहले भी मैंने बताया था। यहाँ ये जब बेस का ब्रेकआउट हुआ था ना, ये वाला, और ये इसलिए भी था कि ये शेकआउट करके फिर ये इसने ब्रेकआउट दिया था, तो यहीं से मेरा स्विंग, यहीं से मैंने बहुत यहाँ पे एंट्री ले ली थी। और
फिर उसके बाद तो ये वापस आया ही नहीं। तो इसके बाद फिर ये आज भी अपसाइड था। ठीक है, तो अगर बायोकॉन की मैं अगर देखूं तो जैसे फार्मा और हेल्थ केयर में स्ट्रॉन्ग था। जब ये रिवर्सल ले रहा था पहला हमारा जो कंफर्मेशन ये बना। सेकंड, अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूं तो डेली चार्ट अगर आप देखोगे ना तो डेली चार्ट में ये रिवर्सल ले रहा था यहाँ पे। क्योंकि इसी जोन पे बार बार यहाँ से बाइंग आई थी और इसी जोन से इसने यहाँ पे रिवर्सल लिया। ठीक है, तो अ, क्योंकि हेल्थ केयर फार्मा स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिल गई थी बिल्कुल जस्ट बॉटम के पास। तो काफी स्मॉल रिस्क वाला ट्रेड था ये। ठीक है, और मार्केट कंडीशंस भी इसको फेवर कर रही थी क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ही था कि फार्मा और इन सब में रिवर्सल आया। तो अगर ऐसा कोई आपको एंट्री मिलती है स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ तो वो जनरली अच्छी एंट्रीज होती हैं। ओके, ये बेस और ये बेस का ये ब्रेक चेकआउट किया और यहाँ पे एंट्री, उसके बाद ये अपसाइड। स्टॉप लॉस इसने हिट ही नहीं किया। तो ये भी रिवर्सल वाले जनरली जो पैटर्न्स होते हैं रिवर्सल वाले में हमें काफी बार क्या होता है कि अच्छी एंट्रीज मिल जाती है। बाद में भी खैर इसमें यहाँ पे हमें एंट्री का चांस मिला था कि अगर हम यहाँ देखें इस जोन में तो ये अपसाइड और ये एक रेंज बनाई है इसमें। ठीक है, 14 मिनट्स में मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ये अपसाइड स्ट्रॉन्ग मूव, ये रेंज बनाई है ये, फिर इसका ब्रेक, फिर अपने। तो अगर आपको ये समझ में आता है ना कि बेसिकली पैटर्न्स क्या फॉर्म होते हैं। पैटर्न्स हमेशा ना कुछ ना कुछ इसी टाइप से फॉर्म होते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, फिर कुछ कुछ स्टॉक्स में रिवर्सल मूव्स आना स्टार्ट हो गए। तो लाइक जैसे कहीं पे भी कोई बेस हो सकता है, किसी भी तरीके का बेस हो सकता है। अ, जैसे कोई राउंडिंग बॉटम बन गया, कप एंड हैंडल बन गया, अ, या कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल है, तो कोई ना कोई बेस ही होगा। तो ज्यादातर सब जगह क्या हो रहा है कि बेस है, बेस के बाद फिर ब्रेकआउट, और उसमें कोई अगर कंटिन्यूशन पैटर्न हमें मिल जाता है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ और कोई कंटिन्यूशन पैटर्न हमें मिल गया, लाइक ये ऐसे कोई ब्रेकआउट करके यहाँ ऐसे कुछ भी ये बना रहा है कोई कंटिन्यूशन, फिर उसका ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न्स काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और इस जैसे यहाँ पे भी ये बेस बना तो नॉर्मली यही हो रहा है कि यहाँ आपका बेस का ब्रेकआउट हो रहा है और फिर वो स्टॉक अपने कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर आपको कहीं पे इसको लेना है तो बेस का ब्रेकआउट के बाद जितना उसको पास ले लोगे उतना ज्यादा बेटर है। जैसे हम स्विंग में करते हैं सेम यही कॉन्सेप्ट है कि बेस हुआ, उसके बाद ये ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद एक और बेस। तो यहीं पे अगर हम कहीं ले लें तो वहां पे हमें चांसेस हमारे हाई रहते हैं। और जब वो एक बुलिश सेक्टर से रिलेटेड हो स्टॉक, ठीक है, तो वहाँ कंफर्मेशंस हमारे हाई रहते हैं। ठीक है,
तो मोस्टली यही पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। बेस के पास अगर बाय किया जाए, बेस के पास रेंज बनने के बाद बाय किया जाए जितना, तो फिर वो उतना ही अच्छा रहता है। अगर फिर उसके बाद जितना वो बेस से दूर जाएगा, उतना ज्यादा आपका रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो जाता है जब तक वो सेकंड दोबारा कोई बेस नहीं बनाते। कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो ये चेक कर लो भाई बेस वगैरह बना है और क्या पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। ये तो अगर आप देखोगे तो यहाँ दिख जाता है, यहाँ करना है, ये इसका ब्रेक हो रहा है। और एक और चीज मैंने आपको बताई कि अगर वो ब्रेकआउट से पहले ये शेकआउट देके ब्रेकआउट कर रहे हैं, वो आप ले सकते हो। जैसे ये ब्रेकआउट के पास है और ये शेकआउट किया, यहाँ आप ले सकते हो। ठीक है, यही सेम हमने बाटा में देखा, यही सेम हमने इंडसइंड में देखा। तो ऐसे पैटर्न्स को आप ले सकते हो, शेकआउट किया और फिर उसका ब्रेकआउट किया। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इनिशियली आप प्री मार्केट चेक कर लो। ठीक है, प्री मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स जो है वो अपसाइड ओपन हुए। अब कोई भी स्टॉक अगर लाइक जैसे आज इंडसइंड बैंक था, तो कोई भी स्टॉक अगर अपसाइड में मूव होता है और वो फिर डाउन आता है, वहां पे सेलिंग आती है। ठीक है, और वो सेलिंग आने के बाद वहां वो रिकवर हो जाता है, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बन जाती है। ठीक है। सॉरी, इंडसइंड नहीं था, वो दूसरा कोई स्टॉक था, वो एफएसएस था। अह, वो एफएसएस भी नहीं था, कोई और स्टॉक था। लॉरस लैब्स शेकआउट और उसके बाद लीकिंग। शेकआउट करके जो ये ब्रेकआउट देते हैं ना, ये वाले स्टॉक्स में कंफर्मेशन अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको नहीं पता चल रहा तो निफ्टी देखो। निफ्टी अगर ठीक है तो आप और वहाँ फिर आप ट्रेड ले सकते हो उसमें। फिर वही है कि आपको ये अगर एक दो कंफर्मेशन और मिल जाते हैं कि वो कोई भी स्टॉक अगर मिलता है और वो बुलिश जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है, जैसे फार्मा है, अभी ऑलरेडी हमें पता है कि इसमें बुलिशनेस थी। तो अगर वो उस ग्रुप से बिलोंग करता है और कोई ऐसा सेटअप मिल जाता है ब्रेकआउट में, शेकआउट करके फिर वो ब्रेक कर रहे हैं, ये फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल इसने ट्राई किया, यहाँ शेकआउट किया और फिर उसके बाद ये इसका ओपनिंग रेंज ब्रेक कर दिया और साथ में ये बेस का भी ब्रेक हुआ। तो ये वाले सेटअप्स आपके अच्छे रहते हैं। ठीक है, और बायोकॉन में भी हमने यही देखा था। तो आप ये वाले सेटअप्स अगर आपको कोई कुछ नहीं मिल रहा तो आप ये सेटअप्स को ट्रेड करो। यहाँ भी ये शेकआउट हुआ, फिर उसका ये ब्रेक हुआ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और उसके बाद एक अपसाइड मूव। ठीक है, और यहाँ कहीं फिर एग्जिट कर लो जब ये इसका लो ब्रेक हो गया रेड कैंडल का। तो ये वाले आप पैटर्न्स को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये वाले एक इनका जो रेट होता है वो इनकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। ठीक है, अब एक और पैटर्न था ये लाइक, जैसे इसमें बेस ऑन बेस था महिंद्रा एंड महिंद्रा में,
तो कहीं बेस ऑन बेस भी बन रहा है अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो वो भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है, जैसे ये बिग बेस था महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ये एक बेस बना उसका ब्रेक और हमारी एंट्री अपसाइड का मूव। तो बेस ऑन बेस या शेकआउट देके वो अपसाइड जा रहे हैं, वो वाले पैटर्न्स। ठीक है, तो ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जनरली आपको मिल ही जाएंगे वीक में 2-3 बारी तो मिल ही जाएंगे। 2-3 बारी का मतलब है कि हर बार अगर वो 4-5 थाउजेंड का प्रॉफिट भी दे रहे हैं, वो तो खैर आपके ऊपर है कि जितना पोजीशन साइजिंग है उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। बट मैं एक बहुत ही मिनिमम कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। 4-5 थाउजेंड का अगर प्रॉफिट देता है तो 2-3 ट्रेड्स में मिलते हैं, तो 15,000 तो यही हो गया। और ये वाले पैटर्न्स फॉर्म होते हैं काफी काफी बार ये होते हैं। ठीक है, तो ये वाले आप पैटर्न्स आपको करने हैं। और बुलिश, हाँ बुलिश ग्रुप से बिलोंग करते हो तो वहां तो फिर ऑलमोस्ट हाई लेवल का कंफर्मेशन रहता है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, अपने सेटअप्स का आपने वेट किया कि इस टाइप का या तो बेस ऑन बेस मिल गया आपको इंट्राडे में, या फिर आपको एक वो वाला पैटर्न मिल गया ये शेक आउट करके एक देन ब्रेकआउट। ठीक है, तो जनरली ये आपको मिल ही जाएंगे, मतलब वीक में 2-3 टाइम्स तो आराम से मिलते हैं, ये ज्यादा ही मिलते हैं। तो जब आपको आराम से ट्रेड्स मिल रहे हैं, बस निफ्टी की कंडीशन देखनी है, उसके साथ ट्रेड लेना है। ठीक है, और उसमें आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। और लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें कवर की थी कि कहाँ पे कंफर्मेशन हाई रहता है, तो उसके साथ अगर लगाएंगे तो काफी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। कैंप्स मैंने आज दिया था कि मैंने कहा था कि अगर रेंज बनाए या पुल बैक करेगा तो एंट्री बनेगी। ये इसने यहाँ पुल बैक किया, तो उसके बाद ये फिर यहाँ पे ये एंट्री बनी। तो फिर ज्यादा अपसाइड नहीं गया, अभी क्या है कि बेस ऑन बेस पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है इसमें। ये बेस का ब्रेकआउट और ये का बेस, अब इसको ब्रेक करेगा तो फिर जाएगा। कुछ स्टॉक्स मैंने क्लास में भी डिस्कस किए थे, तो उनमें मूवमेंट्स था लास्ट टाइम। आज एबॉट में भी अच्छा मूवमेंट आया था। बहुत अटक अटक के चल रहा है, और एबॉट में भी मूवमेंट था आज। एबॉट में एक्चुअल में क्या हुआ था कि बेस फॉर्मेशन है, और यहाँ पे ना बेस फॉर्मेशन था ये, और इसमें शेकआउट ना पहले ही आ चुका था ये, लास्ट टाइम भी शेकआउट आ गया था ये शेकआउट था। उसके बाद ये ब्रेक हुआ और फिर अपसाइड का हुआ। शेकआउट को थोड़ा अगर आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती है तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी देख सकते हो अर्ली एंट्रीज के लिए। जैसे अगर मैं 1 मिनट का चार्ट लगाऊं अबाउट का, तो यहाँ पे ये इसने ब्रेक करके ये रेंज फॉर्म की है इस जगह पे।
ठीक है, और जो लास्ट टाइम पे शेकआउट हुआ था उसको यहाँ ब्रेक किया है, यहाँ पे एंट्री बनती है, उसके बाद ये अपसाइड, यहाँ 1 मिनट का कैंडल क्रॉस किया, वहाँ एक्सिट। बट 1 मिनट के लिए आपको फिर पैटर्न्स वगैरह ये सब क्लियर होनी चाहिए कि क्या फॉर्मेशन बन रहा है बिगर टाइम फ्रेम में। डायरेक्ट 1 मिनट में जाओगे तो लॉस होगा, क्योंकि अ, आपको करेक्ट पिक्चर क्लियर नहीं होगी स्टॉक की कि क्या फॉर्मेशन बन रहा है। वो क्लियर नहीं होगी तो फिर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, आप अगर कुछ आपको नहीं क्लियरिटी मिले तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हो कि आखिर क्या फॉर्मेशन उसमें बन रहा है। एक तरह से अगर आप ये देखो ना, एबॉट में बेस ब्रेकआउट के पास था, शेकआउट किया, ये एक तरह से डबल बॉटम दिखा, यहाँ पे डबल बॉटम भी बना। तो कोई भी स्टॉक अगर अप साइड मूव कर रहा है ना, तो वो ऐसे ही मूव नहीं कर रहे, उसमें कहीं ना कहीं कोई रीजन है। जैसे बॉट है और ये सारे जितने भी, ये तो सब फार्मा से रिलेटेड है। कुछ नहीं मिला तो आज फार्मा तो था ही ठीक, और फार्मा अच्छा था। और फिर ओएफएसएस वगैरह में भी अच्छे ट्रेड्स थे आज। बट वहाँ अगर सेक्टर वाइज कंफर्मेशन नहीं था तो फार्मा अच्छा था आज ट्रेड के लिए। ठीक है, क्योंकि सेक्टर वाइज भी हमें कंफर्मेशन था और कुछ कुछ स्टॉक्स में पैटर्न भी अच्छे पैटर्न्स फॉर्म हुए थे उसमें। ठीक है, और एमजीएल में एक इनिशियल मूव आया था, उसके बाद ये रेंज में चला गया। यहाँ पे भी ये शेकआउट वाला पैटर्न था, बट सेम डे में नहीं था ये बेस का ब्रेकआउट, शेकआउट, फिर ये अपसाइड मूव। तो कुछ भी अगर आपको कहीं पे भी जैसे कोई इसमें फ्यूचर्स का स्विंग अगर कोई कर रहा है, फ्यूचर स्विंग, ठीक है, कोई ओआर भी कर रहा है, कोई इसमें इंट्राडे एफएनओ भी कर रहा है, ठीक है? तो कुछ भी कोई भी किसी भी टाइप का कोई ट्रेड करना है तो थोड़ा उससे रिलेटेड अगर कहीं मूव्स हैं तो वो आपको थोड़ा सा ना टाइम देके थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि अगर आज यहाँ मूव हुआ या ये स्टॉक में हुआ तो क्या क्या बन रहा था, क्यों हुआ, क्या रीजन क्या था, मेरी एंट्री कहाँ होगी, और राइट एंट्री में उस एंट्री में मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, और मैं प्रॉफिट बुकिंग कैसे करता, मैं प्रॉफिट को रन कैसे करता। तो ये सब थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ये डेली की हमारे पास लिस्ट आती ही है एफएनओ की, तो वहां से आपको ना एक स्ट्रॉन्ग एक आपका एक आइडिया होगा कि ये वाले सेटअप्स और ये स्टॉक्स को मैं ट्रेड कर सकता हूँ। जब आप डेली डेली यही स्टॉक्स देखते रहते हो तो वो वैसे ही आपकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट देते हैं ये, काफी वीक में आपको प्रॉफिट दे देते हैं, और शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, तो आप इसको आप ट्रेड कर सकते हो, और प्रैक्टिस के साथ प्रोफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। और कहीं पे भी आपको बिग प्रॉफिट बनाना है ना, जैसे लाइक आपको नेचुरल गैस में अगर सपोज बिग प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट तो वहाँ 10 लाख भी हो जाएगा मंथली, लेकिन उसके लिए आपको ना वहाँ डीप डीप डाइव करना पड़ेगा। कहीं पे भी किसी भी सेटअप में अगर आपको बिग प्रॉफिट्स बनाने हैं ना, तो आपको वो इन एंड आउट वो चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो 10 10 लैक्स भी पॉसिबल है पर मंथ, उससे भी ज्यादा पॉसिबल है, बट
कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हर चीज की पहले स्मॉल से ही होती है। पहले आप कोई 10-20,000 बनाए रेगुलर, फिर उसके बाद 1 लाख बनाए, तो उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ते हो। बट क्या है कि आपको ना जैसे नेट में आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, नेट बार बार कट हो रहा है। एनीवे, तो ये सब अगर आप करते हो ना, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो पॉसिबल कुछ भी है, मतलब 10 लाख, उससे भी ज्यादा भी पॉसिबल है पर मंथ, या बट ये ये चाहिए होगा आपको डीप डाइव, वो आपको पता होना चाहिए क्या पैटर्न्स उसमें बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कब क्या कैसे ट्रेड करना होता है। जैसे सेम हमेशा जो भी पैटर्न इसमें फॉर्म होते हैं हमेशा वो वर्क नहीं करते। निफ्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स हैं, कौन से पैटर्न्स अच्छे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर फ्यूचर्स लेना है तो वो सेफ साइड क्या होता है, कहाँ पे लिया जा सकता है, कहाँ मिनिमम रिस्क होगा। तो ये सब चीजें आपको कहाँ मेरा ट्रेड इनवैलिडेट हो जाता है, कैंडल से क्या बनता है उस टाइम पे। ठीक है, तो वो सब चीजें अगर आप करते हो तो वहाँ आपके सक्सेस का रेट बहुत हाई हो जाता है। तो लॉन्गर टर्म में जाना है तो ये सब चीजें तो आपको फिर करनी ही पड़ेंगी, अगर बिग प्रॉफिट्स आपको बनाने हैं। अदरवाइज स्मॉल स्मॉल तो खैर चलता रहेगा, बट बिग प्रॉफिट्स में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो फिर वो कन्विक्शन के साथ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हो पाता है, रैंडमली नहीं हो पाएगा। चलो, और कोई किसी का क्वेश्चन है अब? नो सर, बाकी आज का सेटअप बहुत अच्छे सिखाया सर आप। अच्छा यही सर मैंने आपको पहले नहीं बताया था, वो मेरे पास जो अमी ब्रोकर में है, वो अच्छा फ्लावर अच्छा वाला जो ब्रेन्स ब्रेकआउट करके जाता है। अच्छा 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 हाँ, तो उसके बाद सर ये जब वापस सब रिटेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। अच्छा, हाँ वहाँ चांस हाई हो जाते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, स्टॉप लॉस भी वो जनरली वो हिट नहीं करता, वो वहां से फिर निकल ही जाता है। निकल ही जाता है, राइट सर। हाँ, फिर वो एक बार निकल गया तो फिर तो अच्छा, अगर निफ्टी भी सही रहा तो अच्छा मूव मिल जाता है। राइट, मिल रहा है सर सब में। हम्म, हाँ, वो कौन सा इंडिकेटर है मनु ब्रो? कौन सा वही ये? अमी ब्रोकर में नहीं था मेरे पास, वो फ्लावर वाला है अमी ब्रोकर में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, जो सर ने भी एक बार लगाया था। अच्छा, हाँ, वो दिया था ना दीपक जी ने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला होता है। वो नहीं सर, एक दूसरा अपन ने उससे पहले देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन हाँ, सा है दीपक जी, वो हाँ बताओ। वो आपने जो बनवाया हुआ था। मैंने तो बनवाया है, पर आपने सर इसमें निकाला था एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट?
हाँ हाँ हाँ, एक और इसमें एक और है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो एक और मैंने निकाला है, अभी न्यू भी निकाला है एक, तो वो है लक्स एल्गो का है वो, सपोर्ट एंड ये वाला है एक सेटअप, एक ये विद ब्रेक्स वाला है, एक ये एमटीएफ वाला है। तो एमटीएफ वाला मैं ट्राई किया था। सर इसी में देख लो आप, 27 को जब उसने ब्रेकआउट देके फिर रेंज बनाई और फिर ऊपर गया तो कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये रेंज, और ये फिर अपसाइड। सर ऐसा सब में काम कर रहे हैं अच्छे से। हाँ, बस ये है कि आपको वो एक आइडिया होना चाहिए कि हमारा यही सेटअप है कि कुछ बेस का ब्रेक हो और रेंज या रिटेस्ट और फिर अप मूव, जैसे हाँ ये सर, यहाँ निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी था ऐसे ही। हाँ, अच्छा, निफ्टी बैंक निफ्टी आज का हाँ देख लो हाँ, तो। आज बैंक निफ्टी तो मैंने करा था सर। ओके ओके, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स, ये यहाँ का ब्रेक, ये रेंज, उसके हाँ बाद ये रेंज बना सेटअप था। आता था। हाँ ये बना था, ये करा था। हाँ, ये भी अच्छा था। तो वही है ना, ये सेटअप्स अगर आप मार्केट में पकड़ना सीख गए तो फिर वो प्रॉफिट बनता ही है, प्रॉफिट राइट अच्छा सर, बन बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बनेगा सर, बनता ही है सर उसमें। हाँ, क्योंकि एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि ये बेस बना, ब्रेकआउट या रेंज बनने दो, उसके बाद फिर ये अपसाइड या मूविंग एवरेज भी लगा लो, तो बस ये एक अच्छा सेटअप बन गया। सही है। मतलब चलिए, वो एक बस सीसीआई की सेटिंग्स एक बार बता दोगे आप? सीसीआई की सेटिंग्स में बस इसको ना ये चेंज कर दो, 34 कर दो। 34 कर दो लेंथ को। ठीक है। सीसीआई से ना एक देखो, सीसीआई से एक और आप चीज कर सकते हो, अगर बिल्कुल ही कंफर्मेशन वाला वो चाहिए, स्टॉक चाहिए और उसमें ट्रेड करना हो, तो अगर सीसीआई हमें जैसे, लाइक सीसीआई हमने ये रन किया और कुछ स्टॉक्स हमारे रडार में आ रहे हैं, लास्ट टाइम हमारे लुपिन वगैरह आया था, ठीक है, तो अगर वो आप उसको ट्रैक कर रहे हो तो वहां पे अच्छा कंफर्मेशन होता है, क्योंकि सीसीआई क्या करता है, सीसीआई आपको ना मोमेंटम वाले स्टॉक्स को फाइंड आउट करके देता है, या रिवर्सल, ये -100 वाला ये रिवर्सल देता है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड का मतलब है कि हमें मोमेंटम चाहिए। ठीक है, अब दो केस है कि अगर हो सकता है कि वीकली में भी मोमेंटम में हो वो स्टॉक्स, और डेली में भी मोमेंटम में हो, तो ऐसे स्टॉक्स तो ए प्लस वाले रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स मींस ए प्लस कैटेगरी में आ जाएंगे। बट अगर वीकली में नहीं है मोमेंटम, मतलब सीसीआई 100 से अबव नहीं है, और वो आपको डेली में यहाँ सर्च करके दे रहा है, जैसे ल्यूपिन दिया था लास्ट टाइम, तो ये सीसीआई डेली क्रॉसिंग 100, तो उससे क्या हमें पता चल रहा है कि ल्यूपिन में मोमेंटम बना हुआ है। जैसे मैं ल्यूपिन का अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, तो ल्यूपिन में बड़े टाइम फ्रेम में मोमेंटम है, तो ये हमें ये इसने बताया। अब अब क्या होता है कि अब किसी दिन हमें ल्यूपिन मिल जाता है कोई सेटअप में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ सेटअप बनाते हुए, तो वहां पे फिर हम ना उसको वो ट्रेड हम ले सकते हैं।
ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। जैसे इस केस में अगर आप देखो ना कि अगर ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ डेली टाइम फ्रेम में ये सीसीआई से अबव है, वीकली में देख लेता हूँ अगर यहाँ पे ये वीकली में भी रहा होगा तो काफी अच्छा कंफर्मेशन है। तो वीकली में भी अबव है ये सीसीआई 100 से, तो मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम में इसमें मोमेंटम बना हुआ है। फिर आते हैं इसके वीकली से छोटे वाले टाइम फ्रेम में, वो हो गया हमारा डेली। तो डेली में भी ये मोमेंटम दिखा रहा है इस जगह पे। अब ऐसा कोई स्टॉक अगर हमें इंटरडे में कभी हमारे सेटअप में मिल जाता है तो वहां पे ना मूवमेंट्स उसमें हमें मिल जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो बिगर टाइम फ्रेम में मोमेंटम है, तो फिर कभी अगर जैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो मिलता है तो वहां पे भी वो मोमेंटम के चांसेस हाई रहते हैं। लेकिन हाँ, सेटअप बनना चाहिए। सेटअप जो जो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के कर रहे हैं ना, वो सेटअप होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा मोमेंटम। लाइक यहाँ पे अगर हम कहीं इसको ट्रेड करते हैं तो जैसे ये था example, अभी हमने देखा कि मोमेंटम इसमें बना हुआ है। तो हमारे सेटअप्स क्या है, कोई बेस वगैरह हो, उसका ब्रेकआउट रिटेस्ट हो। अब जैसे ये वाला बेस का ब्रेकआउट हुआ है, ये बेस का इसमें ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल 29 नवंबर को इसने ब्रेक किया, उसके बाद ये रिटेस्ट किया और उसके बाद रेंज बना के अपसाइड। तो ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो काफी कंफर्म ट्रेड्स मिलते हैं यहाँ पे। तो, तो अगर पहले से ही अगर आप लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो ना, जहां जहां मोमेंटम है सीसे, वो कभी आपके ट्रेडेबल सेटअप्स में आ जाए इंट्राडे वाले, तो वहां आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वो तो आप आराम से कर सकते हो। साथ में अगर वो उस ग्रुप के भी निकल गए तो फिर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा उसमें। ठीक है, वो सर जैसे दिल्ली में देखना है ना सर, जैसे इसको हाँ, एक बार वापस दिखाएंगे ना सर दिल्ली में एक बार। डेली में इसमें ना यहाँ पे जैसे इस रेंज में ये दोनों टाइम फ्रेम में बुलिश था ये। मतलब सीसीआई में आया तो लाइक यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट के पास है, यहाँ सीसीआई 100 से ऊपर है, ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये रेंज बनी है, ये 100 मीन्स इस स्टॉक में मोमेंटम है। ठीक है, तो डेली में मोमेंटम है, उससे बड़े टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम है, तो ये तो ए प्लस सेटअप हो गए। ऐसे कोई सेटअप अगर हमें मिल जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में मोमेंटम है, ऑलरेडी स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, तो होता क्या है कि अगर कोई हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम में वहां सेटअप मैच हो जाता है ऐसे स्टॉक्स के साथ, तो वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स मिलते हैं हमें। जैसे लॉरस लैब में इस केस में हुआ, ये एक बेस बना है और नेक्स्ट ये 29 नवंबर वाले डे में इसका ये ब्रेकआउट हुआ है इस केस का। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद यहाँ रेंज फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद फिर ये स्ट्रॉन्ग अप मूव आ गया। यहाँ पे हमारी रीटेस्ट पे एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने चेक किया कि कौन से स्टॉक में बड़े टाइम फ्रेम में मोमेंटम है। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई, बड़े टाइम फ्रेम में मोमेंटम मिल गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि बस वो कभी अगर वो हमें अगर मिल जाता है इंट्राडे के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में, कई एंट्री हमारे सेटअप पे बन जाती है, जैसे बेस का ब्रेकआउट होके रिटेस्ट कर रहे हो या रेंज बना के जा रहे हो, तो हम वहां पे उसको ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक्स के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके बड़े टाइम फ्रेम में मोमेंटम है। तो ऐसे ही जो डिक्सन में मूव आते थे ना, तो डिक्सन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, तो वो डिक्सन हो गया या और और भी काफी स्टॉक्स थे, तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट प्ले करता था।
हाँ जी। जैसे अगर मैं डिक्सन का ही एग्जांपल लूं, तो डिक्सन यहाँ पे ये सीसीआई सेटअप में आएगा, ये इस जगह पे, ये 100 से अबव चल रहा है इस जगह पे। ठीक है, ब्रेकआउट के पास है कि अब मान लो ये सीसीआई में आ गया या आपके रडार में आ गया, तो अगर ये ब्रेकआउट देता है हमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है चलने की। ठीक है, तो यहाँ मान लो ये सीसीआई से अबव है, और इसके बाद ये हमारे रडार में आया, और इंट्रा डे में हमें इसका कोई सेटअप मिल जाता है, तो वहाँ उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ ये एक तरह से पहली टाइट रेट बना के ये अपसाइड में निकल गए। अ, तो बस ये मोमेंटम के बारे में आपको बता देता है, थोड़ा डाइवर्जेंस भी बताता है एग्जिट कंडीशन, जैसे आरएसआई वगैरह ये सब हमें बताते हैं। तो एग्जाम्पल अगर मैं इसमें देखूँ आज, बाटा में ही ले लेते हैं, बाटा क्योंकि डाउन आ गया था, तो बाटा का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ सीसीआई हाई है, उसके बाद अप जा रहा है, तो लेकिन सीसीआई डाउन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वीक मोमेंटम के साथ अप जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला हाई, ये वाला हाई यहाँ बना, फिर उसके बाद तो फिर यहाँ ये सेकंड रिजेक्शन, और ये यहाँ पे, यहाँ ये डाइवर्जेंस शो कर रहा है, इसी से डाउन जा रहा है, प्राइस अप जा रहा है, तो पहले ही जहाँ पे भी एग्जिट कंडीशन मिलती है तो वहीं एग्जिट हो जाना है। जैसे ये कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ पे लो ब्रेक हो गया तो हम एग्जिट हो गए। इसमें ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि लो मोमेंटम के साथ ये अपसाइड में जा रहा है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस भी शो हो जाती है, लाइक लैंडमार्क में ई शो, यहाँ ये वाले एरिया में सीसीआई यहाँ था अपसाइड, उसके बाद ये डाउन जा गया यहाँ पे भी, इसके बाद ये इसने टॉप बनाया, बट यहाँ हमें डाइवर्जेंस शो हो रहा है, ये वाला मोमेंटम हमें डाउन साइड शो कर रहा है, और ये प्राइस आता है, तो डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो यहाँ से कहीं भी एग्जिट कंडीशन हमें मिलती है तो एग्जिट हम कर लेंगे। लाइक आरएसआई की तरह ये डाइवर्जेंस भी शो करता है, तो आरएसआई भी मोमेंटम ही होता है, तो बट आरएसआई लोग ज्यादा यूज करते हैं, सीसीआई हम इसलिए यूज करते हैं कि सीसीआई भी बहुत अच्छा वर्क करता है सेम, और सीसीआई हम रिवर्सल के लिए भी यूज करते हैं, ऑलरेडी इसमें हम काम कर चुके हैं, तो ये भी एक अच्छा कंफर्मेशन दे देता है। चलिए, और है किसी का कोई क्वेश्चन? मनु को एक स्टॉक देखोगे क्या, गरुड़ा कंस्ट्रक्ट? गरुड़ा, गरुड़ा केजीएफ, आईपीओ स्टॉक है ये।
यहाँ पे एंट्री बनी थी इसकी, बनी। मैंने अभी इसमें कल परसों एंट्री ली थी, परसों नहीं कल, हाँ वैसे अभी अभी तो क्योंकि कुछ इसमें ब्रेकआउट वीकनेस के तो बाद नहीं हुई। रीटेस्ट कर रहा है अभी। मतलब पहले एक बार एक बेस का ब्रेकआउट किया, फिर एक और बेस ऑन बेस। ये एक बेस बना, इसके बाद ब्रेकआउट नहीं आया, बट हाँ ये रीटेस्ट करके ये इसने कोशिश की है, अभी ब्रेकआउट नहीं आया इसका। सर ये दोजी कैंडल बना रहे हैं। सेफ साइड तो एंट्री इसमें ना ये वाले पैटर्न में यहाँ पे मिल जाती है, तो अगर एंट्री लेनी थी तो। अगर यहाँ पे एंट्री है तो यहाँ से तो काफी अच्छा है, 20% अप है। मतलब इसमें हम बॉडी पे नहीं रखेंगे क्या वो? मतलब मैंने सिर्फ बॉडी पे रख के देखा था कि ब्रेकआउट हुआ है और अभी रीटेस्ट कर रहा है। मतलब हम इसमें विक भी गिनेंगे क्या? हाँ वो कई बार वो वीक तो नहीं क्लोज करता तो वापस आ जाता है। वैसे भी देखो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है ना ये। अगर विक ही देखो तो विक क्रॉस कहाँ हुई है? नहीं नहीं, अगर अगर ये वाली अगर विक की देखे ना, बॉडी तो यहाँ पे बन गई है, ठीक है, लेकिन ये बॉडी, ये कैंडल तो रिजेक्शन वाली है। नहीं मनु ब्रो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे ये जो रेड कैंडल बनी है, थर्ड वाली, इस इसके बॉडी पे अगर हम देखेंगे तो फिर ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेक किया है, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्या? मतलब मैंने उस बेसिस पे लिया था कि उसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग की। अच्छी क्लोजिंग में फिर हमारा कैंडल भी अच्छा होना चाहिए ना। हम्म। कैंडल अच्छा नहीं, मतलब उसमें नहीं आएगा ये तो इनडिसीजन कैंडल है। और तो ये इशू है यहाँ पे। बाकी तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, तो जैसे 1 आवर में अगर देखें तो देखो ये 1 आवर में क्या हुआ है अभी इसमें। यहाँ से ये रिजेक्शन आया है, कंफर्मेशन नहीं हुआ, मतलब ब्रेक का ना। अब अगर ये ब्रेक कर देते तो कंफर्मेशन होगा, जैसे ये ब्रेक करे तब ये कंफर्मेशन मिलेगा, अदरवाइज अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। फिर अर्ली एंट्री ले ली मैंने। हाँ ये वाला उल्टा अच्छा था, क्योंकि यहाँ से अपसाइड गया, फिर ये पुल बैक किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनी है, और ये पैटर्न भी एक अच्छा ही पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये एंट्री थोड़ी सही रहती है और सेफ भी रहती है। या फिर एंट्री इसमें यहाँ अच्छी रहती है, मतलब इनसाइड। इसने पुल बैक किया, पुल बैक वाली एंट्री सही रहती है, पुल बैक हुआ, बट अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इसका तो ये ब्रेक हो ही गया है यहाँ, इस जगह पर इसके हाई तक, इसको तो इसने ब्रेक कर मतलब दिया। मैंने यही बेसिस पे लिया था वैसे। हाँ तो हो सकता है यहाँ रेंज वगैरह बना है या जो भी है। इधर का तो ब्रेक हो ही गया है। और एक एक तरह से अगर देखो तो ये कंटिन्यूशन वाला पैटर्न बन रहा है, करेक्ट। अपसाइड, और ये एक राउंड एक बॉटम टाइप है, तो हो सकता है ये ऐसे करके ये ऐसे बन जाए maybe। तो अभी तक तो ये बुलिश है, ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ है, बाकी बुलिश ही है। कंफर्मेशन देखते हैं अभी, बाकी ये वाली एंट्री अच्छी थी। चलो, और किसी का है कोई क्वेश्चन? नहीं मनु ब्रो। नहीं सर। ठीक है, तो आज के लिए करते हैं यही, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट, थैंक गुड यू। नाइट सर, थैंक यू सर। हैप्पी वीकेंड। थैंक यू।